हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ अरोरा आईएएस की टीम की तरफ से। तो आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे करंट अफेयर के इकोनॉमी का जो हमारा सेक्शन है उसके कुछ पार्ट्स को, यानी उनका जो करंट अफेयर साल भर क्या रहे हैं, न्यूज में रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। आज के हमारे जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022। अब देखो क्या है, ये विधेयक है और ऊपर से सिर्फ प्रस्तावित है, तो इसके पेपर में आने के चांसेस कम है। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रस्ताव क्या था। हो सकता है कि भाई आपके पेपर से सिर्फ 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले ही क्या हो जाए कि ये प्रस्ताव बिल में बन जाए। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप उससे आसानी से गेस कर पाएंगे। इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो जो दूरसंचार विभाग है हमारा, वो क्या कह रहा है, उसने ओवर द टॉप, मतलब अभी तक हम दूरसंचार में किसको लेते थे, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, इन सब चीजों को लेते थे, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि ओवर द टॉप जो चीजें हैं उनको भी हम क्या करेंगे, दूरसंचार के तहत शामिल करेंगे। उस पर भी लाइसेंस और जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो लगाएंगे, उसको भी क्या करेंगे हम, उसके अलावा उससे भी हम शुल्क वसूल करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये किया गया। इस प्रस्ताव के तहत क्या किया जाएगा कि जो भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950 है, इन तीनों को एकीकृत कर दिया जाएगा। किसमें, भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022 के तहत। जब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा तब, ठीक है। ट्राई, अब इसमें क्या किया गया है, जो ट्राई है हमारा, जो दूरसंचार पे नजर रखता है, रेगुलेशन वगैरह का काम करने वाली संस्था है, प्राधिकरण है, उसको क्या कर दी जाएगी, उसकी कुछ शक्तियों को कम कर दिया जाएगा और किधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से इस वाले सेक्शन पे भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे संघवाद को खतरा हो जाएगा। क्योंकि अगर बॉडी काम कर रही है तो भाई वो न्यूट्रल रहेगी, लेकिन अगर सेंटर काम कर रहा है तो वो सेंटर अपने ही बंदों को वहां पे अपॉइंट करेगा, इस वजह से। लेकिन अभी देखो क्या होता है आगे। अब बस आपको ये याद रखना है कि जो ट्राई की शक्तियां हैं इसमें कम हो जा रही है, क्योंकि इसके अंदर का कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपसे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है ये पूछ सकता है। इसके अलावा ओटी विनियमन में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप कॉल कर रहे होते हैं या फेस टाइम, गूगल मीट आदि पर, मतलब इसके कहने का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू जो हम वीडियो कॉलिंग्स वगैरह कर रहे हैं उसको ये क्या कह रहा है, ओटीटी रेगुलेशन के तहत लाने की बात कर रहा है। यह मांग एक सामान्य अवसर प्रदान करने के लिए मतलब कि एक समान क्या करेगा, सबको प्लेटफॉर्म देगा। फिलहाल जहां टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं देने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ओटीटी अभी विदाउट लाइसेंस काम कर रहा है। इस वजह से इसको रेगुलेट करने के लिए, लाइसेंस के तहत लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ओटीटी और इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वापसी का प्रावधान क्या है कि दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता द्वारा अपने लाइसेंस सरेंडर करने की स्थिति में शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। हो सकता है कि मान लो कि कोई सिस्टम है, वो कह रहा है कि मैं अपना पूरा बंद करना चाहता हूँ और अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी। लाइसेंस धारियों द्वारा भुगतान में चूक, अगर वो क्या करते हैं, लाइसेंस धारी जो है, मतलब जिनको लाइसेंस मिल गया उनको भी कुछ फीस वगैरह देनी पड़ेगी ना। अगर वो अपने फीस में क्या कर देते हैं, रेगुलेटरी नहीं रखते हैं, तो वो क्या होगा कि कभी मान लो कि कभी फीस दिया, कभी नहीं दिया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ पनिशमेंट का भी प्रावधान किया जाएगा। दिवाला मामले में, दिवालिया होने की स्थिति में, मान लो कि कोई प्लेटफॉर्म है जो लाइसेंस के तहत आ गया और वो क्या हो जा रहा है, दिवालिया हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, दिवालिया होने की स्थिति में इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम सरकारी नियंत्रण में वापस ले लिया जाएगा, यानी केंद्र सरकार के पास वापस चला जाएगा। और इस तरह के लाइसेंस धारियों को स्पेक्ट्रम का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने सहित कोई भी निर्धारित कार्रवाई कर सकती है। ये सब कार्रवाई कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। कि दिवालिया हो गया है भाई कोई भी कंपनी, अब उसको स्पेक्ट्रम वापस किसके तहत आ गया, केंद्र सरकार के तहत। अब केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी, उसको स्पेक्ट्रम देना है या नहीं देना है, उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। दूरसंचार विकास कोष भी एक बनाया जा रहा है, जो हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था ना, कल वाले टॉपिक में आई थिंक पढ़ा था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये क्या कर रहा है, इसी का नाम बदल के
दूरसंचार विकास कोष करने का भी प्रस्ताव दिया गया कि इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। ये क्या होगा, मतलब जो USOF है इसको हम, ये क्या है, अगर हम इसका नाम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, मतलब ये पैसे प्रोवाइड करवा रहा होगा। अगर इसको पैसे चाहिए होंगे, मतलब कोई भी संस्था है जो कि आप मान लो कि आपके पापा हैं, वो क्या आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपके पापा क्या हो गए, एक तरह से जो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो आपको फंड प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन आपके पापा को भी तो कहीं से ना कहीं से पैसे चाहिए ही होंगे, तो उसको कौन, मतलब उनको कौन फंड प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसको कौन फंड प्रोवाइड करवा रहा है, वो चीज यहाँ पे देखी जा रही है। तो वो क्या है, वो जो ये दूरसंचार सेवाएं हैं इसके थ्रू जो फीस वगैरह हो गया, उसके थ्रू क्या होता है, इसको वार्षिक राजस्व वगैरह प्राप्ति होती है। इस कोष का उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी ग्रामीण है, दूरसंचार है, शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सेवाओं को हम क्या कर देंगे, बढ़ावा देंगे। इसके अलावा नई दूरसंचार सेवाओं के अनुसंधान और विकास कौशल इत्यादि को भी बढ़ावा देना। मतलब देखो, कभी भी कोई भी प्रस्ताव आ रहा है, कोई भी योजना आ रही है, तो जितनी अगर स्टेटमेंट में अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में लिख रहा है, पॉजिटिव बातें, तो समझ लो कि वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, अभी हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, तो देखो ये आंकड़े याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो कि ये दूरसंचार जो उद्योग है वो कितना सबसे बड़ा उद्योग है, कौन सा, सेकंड सबसे बड़ा उद्योग है। इसके अलावा भारतीय कुल टेलीडेंसी, मतलब कि एक एरिया में 100 व्यक्तियों में से कितने लोग टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, उसकी संख्या कितनी है, 85.11% है। ये हमने कल टॉपिक भी क्लियर किया था। ठीक है, इसके अलावा FDI इसमें 6.44% आ रहा है। इसके अलावा रोजगार भी मिल रहा है। अब इस सेक्टर को क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, इस सेक्टर को और पुश करना चाहती है। आपको पता है कि हमारा जो 2024 तक क्या टारगेट है कि हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। तो अब इसके लिए तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा ना। इस वजह से गवर्नमेंट इन सब चीजों पे, इनिशिएटिव्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसके लिए इंडिया ने क्या क्या पहल की है, तो आपको पता है कि इंडिया का PLI योजना है, उसके तहत इसको लेके आया है। इसके अलावा दूरसंचार में सुधार भी किया गया है, उसमें जैसे तरलता बढ़ाने, दूरसंचार क्षेत्र के बीच वित्तीय तनाव यानी फंडिंग की व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी काम किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो 2022 के मिले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो अभी हम इकोनॉमी कर रहे हैं, इस वजह से हम इकोनॉमी का देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र का क्या नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो किन किन को मिला है और कौन सी संस्था इनको देती है। जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने, कौन दे रहा है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए, मतलब अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, इतना भी आपको पता हो, क्योंकि अंदर UPSC घुस के नहीं पूछेगा। अगर वो क्वेश्चन फ्रेम करता भी है तो सिर्फ यही कि जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। तो जो बैंक और वित्तीय संगठनों पर संकट जो आए थे, जैसे कि 1930 की महामंदी आई, 2008 की आई, तो इन सब चीजों को इन लोगों ने क्या किया है, रिसर्च और एनालिसिस किया है और उसके बाद इन्होंने कुछ क्या किया है, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, कुछ बताए हैं चीजों को कि हम बैंकों को स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं, NPO को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस पे शोध करने के लिए क्या किया गया है, इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये हो गया बैंकों और वित्तीय संगठनों पर काम करने के लिए। अच्छा, अब हमें नाम भी जान लेना एक जरूरी है, क्योंकि UPSC देखो कुछ कह नहीं सकते कौन सा दे दे। हाँ, हो सकता है UPSC ना दे, लेकिन PCS वाले दे सकते हैं। वन डे अगर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो भी दे सकते हैं, तो एक बार जानना जरूरी हो जाता है। तो बेन एस बर्नानके, तो आपको पूरा याद नहीं हो रहा है, बेन याद कर लो आप। गुजराती बेन, बार बार अगर हम शोज वगैरह देखते हैं तो गुजराती में बार बार क्या बोलते हैं, बेन बेन बोलते हैं ना, बेन मतलब आई थिंक बहन को बोलते होंगे। तो गुजरात में मोस्टली जो गुजरात है वो फेमस किस चीज के लिए, व्यापार के लिए फेमस है। तो क्या, व्यापार मतलब इकोनॉमी, तो ये बेन ऐसे याद कर लो। इसके अलावा डगलस W डायमंड, डायमंड ऑफ कोर्स महंगा है, तो मैंने भी ऐसे याद किया था थोड़ा निमोनिक्स बना के, तो डायमंड याद कर लो। और उसके बाद फिलिप H डायबिंग यानी फिलिप्स याद कर लो। इसका मतलब ये पूरे नाम याद करने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, इनको 2022 का क्या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। स्वेरिंग्स रिक्सेस पुरस्कार, रिक्स बैंक
पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आपको ये वाली चीज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा जो हमारा ये इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसने बता रखा है 2021 का किसको मिला है, तो चांस नहीं है कि 2021 का पूछे, पर एक बार अगर देखना चाहो तो देख लो। डेविड कार्ड है, इसके अलावा जोशुआ डी एंडिग्रेस्ट है और गुइडो डब्ल्यू इम्बेनेस है। तो इनको क्या मिला था, इनको पुरस्कार मिला था पिछली बार 2021 का। ठीक है, देखो जो बाकी पुरस्कार है, कौन कौन से पुरस्कार, साहित्य हो गया, रसायन हो गया, भौतिकी होगी, चिकित्सा हो गया और शांति, इन पुरस्कारों को कौन देता है, अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी 1895 में, उसके अकॉर्डिंग 1902 से आई थिंक ये स्टार्ट हुए हैं देना। ठीक है, तो स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाती है। लेकिन जो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो ये इसके थ्रू नहीं दी जाती है, जो नोबेल स्वीडिश वाला है उनके थ्रू नहीं दी जाती है, बल्कि ये स्टार्ट कब से हुआ, ये 1969 से स्टार्ट हुआ है। इसमें हमने फर्स्ट उसको दिया था। अब इन्होंने क्या काम किया है, 1930 की जो महामंदी थी उस पे काम किया है। उसके अलावा असफल बैंकों ने कैसे निर्णायक भूमिका निभाई, मतलब 1930 की जो महामंदी आई उससे उभरने में हमें बैंकों ने किस तरह से हेल्प किया था वो इसमें बताया गया है। कैसे बैंक सुविधाओं को जारी रखा और इसे गहरे और दीर्घकालिक संकट में कैसे निर्णायक कारक और भूमिका में अपना रोल निभाया बैंकों ने, ये बता रहा है इसके अंदर। बैंकों के सुचालित विनियमन के महत्व को भी बताता है। देखो अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जब सोल्यूशन लेके आते हैं तो वो भी दिखा रहा है कि इस बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना वो प्रॉब्लम से लड़ सकता है, ये भी तो दिखा रहा है ना। तो बैंक विफल हुए इसीलिए मंदी आई, लेकिन वो कैसे उभरा, बैंक उभरे तभी महामंदी से हम बाहर निकल पाए, तो वो उभरा कैसे, यही चीज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब मैंने बता ही दिया। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है